Recording in progress. अच्छा जी, ये जो पेपर है ना मई जून 2023 1-2, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जब पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट किया जाता है, जिस तरह Cl+, तो बताएं इस Cl+35 के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं। तो Cl35, तो 35 - 17 कर दें तो आपको पता चलेगा इसके पास 18 न्यूट्रॉन्स हैं, 18 न्यूट्रॉन्स हैं। और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है ना, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है जी। लेकिन जब Cl+ होगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये 3p4 बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि C इज द आंसर, C आपका आंसर है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। विच स्पीशीज ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ये होता है किसी भी एटम के पास या ग्रुप ऑफ एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। अगर आप हीलियम देखो 1s2, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आप जिंक देखोगे तो 30 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जिंक के पास भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, all electrons are paired. O2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक हीलियम नियॉन 1s2 2s2 2p6, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बी इज द आंसर। ब्रिलियम के पास वैसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये Be-1 है तो उसके पास होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। तो ये देखो ना 2px1, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बी इज द आंसर। ठीक है जी, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन आर्गन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। आप देखो सोडियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आर्गन हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्लोरीन की नहीं। ए रॉन्ग है। The second ionization energy of calcium is more than the second ionization energy of magnesium। गलत। वही मैग्नीशियम का साइज छोटा है, देखो ना, ये मैग्नीशियम है तो ये कैल्शियम है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, तो चाहे पहला इलेक्ट्रॉन हो या दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, कहां से निकालना आसान होगा? कैल्शियम से निकालना आसान होगा, मैग्नीशियम से मुश्किल होगा। इसमें ऑपोजिट लिखा हुआ है, गलत। सी कह रहा है द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस। बिल्कुल गलत भाई, एटॉमिक साइज का फर्क है भाई। सल्फर के पास 3 शेल हैं, फास्फोरस के पास नहीं, फास्फोरस के पास बेटा अगर हम देखें, हाँ शेल तो सेम है, ठीक, ओके ओके ओके। अब देखते हैं इनमें शेल तो सेम होंगे। सल्फर इस तरह बेटा, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में आपके पास 8 और थर्ड शेल में 6, ये सल्फर है ना। लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, सल्फर अब इस तरह है S+1। और फास्फोरस बेटा ऐसे, पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब वो कह रहे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज इक्वल नहीं है भाई, सल्फर हैज मोर प्रोटॉन्स। सल्फर की जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी? ग्रेटर होगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि सल्फर हैज मोर न्यूक्लियर पुल, तो ये भी गलत होगी स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड जो डी है वही आपका बेटा सही होगा। The eighth ionization energy of chlorine is more than the first ionization energy of neon। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो क्लोरीन और नियॉन की बात हो रही है ना। क्लोरीन के ना बेटा आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और नियॉन के पास आउटर शेल में होते हैं दो शेल होते हैं क्लोरीन के, इसके बाद आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे जी कि क्लोरीन का आपने निकालना है कौन सा इलेक्ट्रॉन, 8वां, मतलब दूसरे शेल से ही। इसको जरा रिमूव करते हैं जी, अब ऐसे ही ये है जी क्लोरीन। अब क्योंकि क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो वो शेल तो खत्म हो गया ना बेटा, वो शेल तो हो गया खत्म। अब ये तो शेल इसका भी फिल है, लेकिन क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है, नियॉन के पास 10 प्रोटॉन है। तो भाई कहां से 8वां इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा?
नियोन का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या क्लोरीन का 8वां इलेक्ट्रॉन? तो 8th आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्लोरीन और अगर नियोन को देखें, क्लोरीन का जो 8th इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और जो नियोन का पहला इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास दो दो शेल हैं, लेकिन क्लोरीन के पास न्यूक्लियर पुल ज्यादा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखिए जी, इफ 1 मोल ऑफ हेक्सेन कंबस्ट्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड? हेक्सेन होता है C6H14, इसका बेटा O2 से रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। 6 कार्बन हैं तो 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 14 हाइड्रोजन हैं तो 7 मोल्स ऑफ वाटर। और इनको आप बैलेंसिंग कर लें, 6 2 12 और 12 में 7 ऐड किया, कितना हो गया? 19 हो गया। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 19 आएगा, 19/2 कर लेते हैं बस इधर, तो बैलेंस तो होगी। लेकिन आपको ये बताना भाई कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, 7 मोल वाटर के, तो 6 + 7 कितना हो गया? हाँ, 6 + 7 कितना हो गया? 13, तो 13 इज द आंसर। अच्छा, आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे ये कह रहा है कि सेपरेट सैंपल्स ऑफ ईच of mass 1 gram of compounds listed are treated with excess of dilute acid, which compound release largest carbon dioxide? देखो सारे कार्बोनेट्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा। अब जहां पर ज्यादा मोल्स होंगे ना कार्बोनेट के, वहां ज्यादा मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऐसी है, जहां ज्यादा मोल्स होंगे वहां ज्यादा मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे। कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि सबके 1 मैस है तो इक्वल मोल, नहीं भाई, ये मैस है, आपने मोल में जाना है। तो इस तरह करो, इसके भी मोल निकालोगे, इसके भी मोल निकालोगे, इसके भी मोल निकालोगे और इसके भी मोल निकालोगे। बेटा मोल होता है ना मैस ओवर एमआर। एक आपको हिंट देता हूं, जुबानी भी हो जाएगा विदाउट कैलकुलेशन। देखो किसका एमआर सबसे ज्यादा होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो कार्बोनेट को तो सेम है, सिर्फ मेटल को देखो, कैल्शियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, किसका मैस सबसे ज्यादा है? कैल्शियम का। कैल्शियम कार्बोनेट का एमआर ज्यादा होगा ना, तो आप जब 1 को डिवाइड करोगे ना बेटा 100 से, तो क्या आंसर आएगा जी? 1 को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो है ना 0.01 मोल्स इसके होंगे, किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा? 0.01 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये लीस्ट बनाएगा, ये सबसे कम बनाएगा। और सबसे ज्यादा कौन बनाएगा? इसके ऑपोजिट सोचो भाई, जिसका एमआर सबसे कम है, बताओ किसका एमआर कम होगा सबसे? कार्बोनेट को देख, जितना है, कैल्शियम का 40 होता है, लिथियम का 7 होता है, मैग्नीशियम का 24.3, सोडियम का 23। तो किसका सबसे कम है? लिथियम कार्बोनेट का एमआर सबसे कम है। तो आप जब 1 को बेटा स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करोगे ना, 1 को डिवाइड करोगे ना स्मॉलर वैल्यू से, तो आपके पास मोर मोल्स आएंगे। क्या आएगा? मोर मोल्स। आंसर ज्यादा बिग आएगा। तो जब मोर मोल्स हैं तो मोर मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो आप कैलकुलेट करना चाहते हो कैलकुलेट कर लो, लेकिन मैंने आपको जुबानी मेथड बताया, इससे भी आप कर सकते हो। तो बी इज द आंसर। Which statement about the chlorine and Cl single bond and double bond O molecule is correct? अच्छा, इसमें कह रहे हैं each molecule contain 1 sigma 2 pi bonds. Each molecule contain 1 sigma and 2 pi bonds. 2 पाई बॉन्ड है, गलत। देखो क्लोरीन का ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है भाई, ये है। तो पहले वो कह रहे हैं 2 पाई बॉन्ड, गलत है। डबल बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड थोड़ी होते हैं, डबल बॉन्ड में से एक जो है वो सिग्मा होगा, एक पाई होगा। इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा ये पोलर है। देखो एक तो इसमें ये मत समझो कि ये लीनियर है। पहली बात, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जब भी किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है वो पोलर मॉलिक्यूल बनता है। दूसरी चीज, इनके डायपोल्स कौन सा कैंसिल आउट हो रहे हैं? कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे ना, एक ऑक्सीजन है एक क्लोरीन है। अच्छा, तीसरा देखो, इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। बिल्कुल लीनियर नहीं है बेटा, ये लीनियर नहीं है, ये बेंड शेप होगा, ये इस तरह होगा। देखो क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया ना, ये ऐसे होगा, ऐसे। अच्छा, द नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल ठीक है। देखो आपको कल भी एक फॉर्मूला बताया था, फिर सुन लो। फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ अटैच एटम्स बेटा यहां पर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 1। तो आंसर क्या आ रहा है? 3। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ 2 एटम्स हैं और 1 लोन पेयर, आंसर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। एक तो s होगा डेफिनेटली और दूसरा p होगा। 2 p के होंगे तब 3 बनेंगे ना। तो इसका मतलब नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हिच रो इज करेक्ट?
कार्बन डाइऑक्साइड की शेप लीनियर है, बिल्कुल ठीक है। BF3 की शेप ट्राइगोनल है, बिल्कुल ठीक है। NH3 रेगुलर टेट्राहेड्रल, गलत। NH3 की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, लोन पेयर आ रहा है, रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, लोन पेयर है। PF5 क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है। अब ए और बी में से देखो कौन ठीक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इस तरह होता है भाई, इसके पास जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखें जी, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम। इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं कुछ ज्यादा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो। ये अगर आप बेटा फिलहाल अगर सेंट्रल कार्बन एटम को देखो ना, तो कार्बन एटम को आपको नजर आएगा ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 पेयर्स हैं, 2 नहीं है, तो ए इज रॉन्ग, ए रॉन्ग हो गया। बी आपका आंसर है, क्योंकि बेटा BF3 के अंदर आप देख सकते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं बोरॉन के वैलेंस शेल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वॉल्यूम ऑफ वेसल, दिस इतने क्यूबिक जो है मीटर उसका वॉल्यूम है, इट कंटेन प्योर आर्गन। प्रेशर बेटा इतना है, टेम्परेचर इतना है, और आपने बताना है कि आर्गोन जो है कह रहे हैं यहाँ पर आइडियली गैस बिहेव कर रही है। व्हाट इज द मास ऑफ आर्गोन? बेटा आपको फॉर्मूला बताता हूँ, वैल्यूज पुट करके आंसर खुद बताइएगा। PV इज इक्वल टू NRT है, ठीक है। एन को ओपन कर लो, PV इज इक्वल टू मास अवर MR, या यहाँ AR कर लेते हैं, क्योंकि बेटा आर्गोन इज द एटम। RT आपने AR निकालना है, क्या निकालना है आपने? M निकालना है बेटा, सॉरी आपने M निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में M को अपना सब्जेक्ट बना लो बेटा, ये जो है ये, इस M को अपना सब्जेक्ट बनाओ, और M इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय V मल्टीप्लाई बाय AR डिवाइडेड बाय RT। यहाँ बेटा वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। देखो यूनिट्स उसने ऑलरेडी कन्वर्ट करके दी है। वैसे तो अगर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी तो उसको क्यूबिक मीटर में लेके जाओगे, क्यूबिक डेसीमीटर में होगी तो फिर भी उसको क्यूबिक मीटर में लेके जाओगे। कैसे लेके जाते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर में जाने का तरीका ये है कि आप डिवाइड करते हैं 10⁻⁶ से, और अगर प्रेशर उसने किलो पास्कल में दिया तो आप पास्कल में लेके जाओगे, किलो को खत्म करोगे बाय मल्टीप्लाई विद 1000। और टेम्परेचर बेटा आपने इसको केल्विन में लेके जाना है, 25 डिग्री है, इसको आप केल्विन में लेके जाएं, इस पर +273 ऐड करें। तो बेटा आप जरा इसकी कैलकुलेशन अगर कर लें तो m इज इक्वल टू p कितना है 1.00 टाइम्स 10⁻⁵, वॉल्यूम कितना है 1.20 टाइम्स 10⁻⁻3। AR, आर्गन का AR कितना होता है बेटा? 39.9, ठीक है। ये आगे चलते हैं, R है 8.31, टेम्परेचर इन केल्विन 225 के अंदर 273 ऐड कर दो, 298। क्या आंसर आ रहा है भाई? B is the answer, 1.93। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो स्टूडेंट कह रहा था। A student makes 25 cubic centimeter of 4 mole per cubic decimeter HCl with an equal volume, मतलब 25 cubic centimeter उसने ये भी लिया हुआ है, 4 mole per cubic decimeter सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन हो रहा है इनका HCl और NaOH, it gives NaCl plus water। बेटा इसके मोल्स कोई बच्चा निकाल सकता है? मोल्स कैसे निकालेंगे? इस वॉल्यूम को कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 1000, 25 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 0.1 25 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 1000, 0.1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और बेटा इसके मोल्स भी इतने ही हैं, NaOH भी देखो ना, इक्वल वॉल्यूम और वही कंसंट्रेशन, तो इसके मोल भी 0.1 ही है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा T, वो कितना है जी? इनिशियल टेम्परेचर था 15 और हाईएस्ट टेम्परेचर 30 पे गया, तो चेंज इन टेम्परेचर आपका 15 डिग्री आ गया। अच्छा, हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 4.18, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.18, और कह रहे दी डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी अज्यूम 1 ग्राम, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 1 ग्राम, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सॉल्यूशन होगा उसका मास 1 ग्राम है। बताओ यहाँ पर टोटल कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? टोटल कितना वॉल्यूम बेटा आपने यूज किया है? 25 HCl का यूज किया है ना, और 25 ही कह रहे हैं NaOH का यूज हुआ है, तो टोटल कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? 50। तो मुझे ये बताओ इस 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास कितना होगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का 1 ग्राम है, तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का कितना होगा?
50 ग्राम। तो m इज द mass of water, m क्या होगा, mass of water। या यहाँ पर जो मतलब देखिए आप कहेंगे वाटर कहां से आ गया, भाई HCl इज अ गैस, उसको वाटर में डिसॉल्व किया है, NaOH इज सॉलिड, उसको वाटर में डिसॉल्व किया है। तो यहाँ याद रखो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T में m इज द mass of water जो कि 50 हो जाएगा, क्योंकि 25 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर HCl और 25 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर NaOH के सॉल्यूशन में। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.18, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है 15, बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो 50 टाइम्स 4.18 टाइम्स 15, ये बेटा आपके पास आ रहा है 3135 जूल्स। अब आपने इसको किलो जूल्स और फिर पर मोल में भी लेके जाना है, किलो जूल्स में डिवाइडेड बाय 1000 कर दो बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 3.135 किलो जूल्स। बेटा पर मोल में लेके जाना है, पर मोल का मतलब है मोल से डिवाइड करें इसको, ठीक है। वैसे एक फॉर्मूला है देख लो, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, ये तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू की क्या वैल्यू आ रही है 3.135, एन पता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप कहेंगे यहां कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है भाई, यहां पर दोनों के मोल्स एक जितने हैं 1:1 है, तो बस आप 0.1 से डिवाइड कर दो इसको, यू विल गेट द आंसर। तो बेटा इसको डिवाइड करो 0.1 से, तो 30 माइनस 31.35 मतलब माइनस 31.4, बी इज द आंसर। जी बेटा जो सर बच्चे मोल्स सर ऐड मोल्स करके ऐड नहीं करके नहीं, जी बेटा क्या होगा, बोलो बेटा इसमें दोबारा। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऐसा तो मोल्स कुछ नहीं ऐड है कि करने हो मोल्स ऐड हमें। करने हो हमें, नहीं ऐड नहीं करने भाई, बिल्कुल ऐड नहीं करने, बिल्कुल ऐड नहीं करने बेटा। आपको तो ये बताना है कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, बस उससे डिवाइड करना होता है क्यू की वैल्यू को। तो यहाँ कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, ये या तो आप HCl से डिवाइड कर दो या NaOH से डिवाइड कर दो, बस ऐड नहीं करना बेटा बिल्कुल भी। ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, ये इंथाल्पी चेंज का फॉर्मूला है। जब भी इंथाल्पी चेंज निकालनी है, ये माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है, तो माइनस क्यू ओवर एन आप लगाओ तो आपके पास आंसर आ जाएगा, बस सिंपल। सर सर जी बेटा, सर हमारे पास ये सर जो हमारे क्यू पास ये वाला जो क्यू फॉर्मेट वाला डेल्टा फॉर्मेट एच इज डेल्टा इक्वल टू एच इज माइनस इक्वल टू क्यू ओवर माइनस एन, ओवर एन, इसमें अगर हमारी इसमें क्यू अगर की हमारी वैल्यू में क्यू की पहले ही वैल्यू में माइनस पहले आ ही रहा हो तो माइनस हम आ रहा हो तो तो क्या बात माइनस पॉसिबल होगा, माइनस गुड क्वेश्चन। वो कब होगा देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होगा। अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर था आपका 15 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर आपका चला गया 13 डिग्री पर। अब फाइनल माइनस इनिशियल करो ना, क्या आंसर आ रहा है बेटा, -2 डिग्री। हाँ यस जी सर, बेटा, यस सर, अब ये जो -2 आया है, तो अब आपका पूरा का पूरा क्यू किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, पूरे के पूरे क्यू का आंसर। यस सर, यस सर। लेकिन जब आप इस क्यू की वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालोगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर आपका ओवरऑल आंसर प्लस में आएगा। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्या ये आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं बता रहा कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है? यस सर, ओके यस सर, सर, समझ ओके लेंगे। सर, समझ लेंगे। ये जो माइनस वाला फॉर्मूला ये बहुत काम का है, आपको माइनस अपनी तरफ से नहीं लगाना। अगर रिएक्शन एक्सो है तो ऑटोमेटिकली आंसर माइनस में आएगा। अगर आपका रिएक्शन एंडो है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल में बताया कि अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो आपका डेल्टा टी माइनस में आ रहा होगा। लेकिन जब आप इस -2 को इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये Q जो है आपका ओवरऑल माइनस में आ जाएगा। और इस -Q वाली वैल्यू को जब आप डेल्टा एस के फॉर्मूला में पुट करोगे तो वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर नेट आंसर प्लस में आएगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। अच्छा बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बताएं सब बच्चों से हो गया था या नहीं हुआ था? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा सा है, बोले। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ। ये करते हैं, देखिए जी, देखो जी, इसमें पहला काम ये करना है कि मेरा ख्याल है कि मैं इसको स्निप करके थोड़ा सा किसी और जगह पर करता हूँ कि यहाँ मुझे थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा चाहिए होगी इसके लिए। अच्छा जी, देखते हैं अब इसको करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये NO प्लस O2 इट गिव्स NO2। इसकी इंथाल्पी चेंज आपको पता है? कोई नहीं पता, नो इंथाल्पी चेंज। लेकिन आपको ये कह रहा है कि फिर अगला रिएक्शन भी उसने दिया है कि NO2 से जब N2O4 बनता है तो ये इंथाल्पी चेंज हो रही है, ठीक है, मान लिया। फिर आपको कह रहा है कि NO की फॉर्मेशन उसने दी हुई है, NO2 की फॉर्मेशन भी उसने दी हुई है। अभी इस इक्वेशन को छोड़ो, इसको नहीं देखना बेटा, इनको यूज करते हैं इधर। देखो
आपको मुझे ये बताएं, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज पता है या नहीं पता बेटा, इस रिएक्शन की? हाँ जी बोलिएगा भाई, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज पता है जिसको मैंने मार्क किया है, इसकी? बेटा आंसर देना, आगे से हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई, पता है जल्दी से सर, आंसर। 34। कहां से पता है भाई, मुझे बताओ जरा, कहां पता है, कहां 34? 34 तो फॉर्मेशन ऑफ NO2 है। फॉर्मेशन ऑफ NO2 का मतलब होता है बेटा कि अगर आप NO2 बना रहे हैं फ्रॉम इट्स एलिमेंट, क्या ये NO2 एलिमेंट से बन रहा है क्या? नहीं क्या ये नहीं NO2 एलिमेंट से बन रहा है? नप नहीं नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको नहीं पता बेटा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज पहले निकालो, पहला स्टेप है इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालो। ये देखो, ये जो गिवन डाटा उसने दिया हुआ ना, ये वाला मैं इसको यूज कर रहा हूँ। फॉर्मेशन का मतलब होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो नीचे लिख रहा हूँ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये NO बन रहा है और ये NO2 बन रहा है, ये आपको बताना है। पर देखो ये जो उसने एंथैल्पी चेंज बताई है 1 मोल कि जब 1 मोल NO बनेगा ना तो इतनी एनर्जी चेंज आएगी। यहाँ 2 मोल बन रहा है तो 2 टाइम्स प्लस 91 है ना, यहाँ 2 मोल बन रहा है ना बेटा। 2 मोल NO के लिए आप क्या करोगे, 91 को टाइम्स 2 करोगे। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। ये देखो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन से बन रहा है, नो एनर्जी चेंज, 0, इसको इग्नोर कर दोगे, एलिमेंट्स की फॉर्मेशन 0 होती है। अच्छा, NO2 की फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ये दिया हुआ बेटा उसने, ये देखो कह रहा है कि NO2 की जो फॉर्मेशन है फ्रॉम इट्स एलिमेंट वो 34 है, और 2 मोल के लिए क्या करोगे, 2 टाइम्स 34 कर दोगे। बेटा मैं इसकी जरा वैल्यूज को कर लेता हूं पहले। ये आपके पास आ जाएगा प्लस 68, ये बेटा आपके पास आ जाएगा प्लस 182। पहले ये बताएं, ये बात समझ आइए जो मैंने साइकिल बनाई है बेटा, इसकी समझ आइए मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये करें कि इसका डेल्टा एच निकाल लें। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द फाइनल। एक रूट ये बन रहा है फर्स्ट रूट, एक लॉन्गर रूट ये बन रहा है जी, ये लॉन्गर रूट है। हेसिस लॉ ये कहते हैं ना, एनर्जी चेंज रिमेन सेम वेदर यू परफॉर्म अ रिएक्शन इन अ शॉर्ट स्टेप और मल्टीपल स्टेप। अब बेटा फर्स्ट रूट की जो एनर्जी चेंज है, फर्स्ट स्टेप की जो बेटा एनर्जी चेंज है वो 68 आ रही है। सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी चेंज है 182 और प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। 182 को इधर ले जाओ, 68 माइनस 182 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व कर लें, 68 माइनस 182 ये आ रहा है माइनस 114। दिस इज द आंसर फॉर दिस रिएक्शन। अभी इसकी एंथैल्पी चेंज आई है जी, इसकी एंथैल्पी चेंज हमें पता चल गई है भाई, माइनस 114। अब देखें आधा काम हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है सुने, वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन शोन। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बताइए भाई, ये जो नीचे रिएक्शन है ना इसकी एंथैल्पी चेंज बतानी है आपने। तो इसको लिखते हैं यहां पर, ये ले 2NO प्लस O2 इट गिव्स N2O4। ठीक है जी, देखो बेटा NO से NO2 की एंथैल्पी चेंज यू नो, आपको पता है कि NO से जब NO2 बनता है तो ये एंथैल्पी चेंज है। मैं इसको इकट्ठा करके लिख रहा हूं 182, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो। अच्छा, ये N2O4 डायरेक्ट नहीं बन रहा भाई, N2O4 किससे बन रहा है जरा बताओ। पहले क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, NO2 बनेगा, और फिर क्या बनेगा, N2O4 बनेगा। तो भाई ये भी आपको पता है, N नाइट्रोजन से NO2 कितनी एनर्जी चेंज है, ये लिखा हुआ है। N2 और O2 से NO2 जब बनेगा 68, 2 मोल्स के लिए 68 है, ये लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि ये भी उसने आपको बताया है। आप जरा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी गिवन है जी आपको, ये N2O4 जब NO2 से बनेगा कितनी एनर्जी चेंज आएगी, 58, तो ये माइनस 58 भी लिख दिया इधर। ये आपको नहीं पता भाई, दिस इज अननोन, दिस इज अननोन। तो अब आप बेटा बस यहां पर निकाल लें, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। ये आपका इस तरह होगा कि दिस इज द रूट नंबर 1, और ये बेटा आपका होगा इधर से रूट नंबर 2, ये रूट नंबर 2 होगा। अब रूट नंबर ये 1 है, ये 2 है सपोज, तो 1 में क्या आ रहा है 182 प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 में क्या आ रहा है 68 माइनस 58।
डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 68 माइनस 58 माइनस 182। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन बताइएगा बेटा क्या आ रहा है, नेट आंसर क्या आ रहा है? -172। हाँ, -172 इज द आंसर। बड़ा थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें परेशान इसलिए मत हो कि सारे क्वेश्चन तो इस तरह के नहीं होंगे ना, वो एक दो इस तरह के क्वेश्चन देता है आपको जिसमें इस तरह की लंबी कैलकुलेशन आपसे वो चाह रहा होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। हाँ जी, अच्छा ये जो है ना बेटा LiAlH4, ये बहुत मजे का कंपाउंड है, इसको जरा गौर से देखिएगा। LiAlH4 में इसको कहते हैं लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन पर वैसे नेट चार्ज, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जनरली +1, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच हो तो हाइड्रोजन पर चार्ज होता है -1, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन इज -1, 4 हाइड्रोजन है -4, एल्यूमिनियम +3 होता है, एल्यूमिनियम 1+ होता है। ये देखो, ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई। तो हाइड्रोजन पर क्या, लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन पर चार्ज कितना आ रहा है? -1। ठीक है, तो LiAlH4 का रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, LiOH बन रहा है और एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड बन रहा है। इन दिस रिएक्शन ईच ऑफ द 4 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 1 हाइड्रोक्साइड आयन। इट डज दिस बाय लूजिंग, ठीक है, बस इस रिएक्शन में कह रहा है बताओ व्हिच चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर occurs in this reaction। देखो ये टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट में हाइड्रोजन इज 1- ना, ठीक है, मैंने भी बताया। और वाटर के अंदर हाइड्रोजन 1+ होगा, पता है ना सबको। H2 हाइड्रोजन 0 है भाई, और यहाँ OH के अंदर भी बेटा हाइड्रोजन +1 होगा, ऑक्सीजन 2- है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2- है, हाइड्रोजन +1 होगा। ठीक है ना, अब आप जरा एक चीज गौर से सुनो, ये जो हाइड्राइड है ये किस में जा रहा है बेटा? -1 से किस में जा रहा है? 0 में। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ना, वाटर का जो हाइड्रोजन है, ये +1 से 0 में जा रहा है। तो अब वो कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन ईच ऑफ द 4 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 1 हाइड्रोक्साइड which change in oxidation number occur this reaction। एल्यूमिनियम increases by 1, बेटा एल्यूमिनियम फिक्स रहेगा, यहां पर भी +3, यहां पर भी +3, एल्यूमिनियम पर चार्ज फिक्स है। ये जो AlOH होल थ्राइस है ना, ये ऐसे होता है ना, -1 -3 +3, तो एल्यूमिनियम तो फिक्स है, गलत हो गया। हाइड्रोजन डिक्रीजेस बाय 2 एंड आल्सो इंक्रीजेस बाय 1। बेटा ये हाइड्रोजन यहां पर डिक्रीज बाय 2 हो रहा है या डिक्रीज बाय 1 हो रहा है बताओ? ये +1 से 0 डिक्रीज बाय 2 है या डिक्रीज बाय 1 है? जी बेटा, ये जो बच्चे ऑनलाइन डिक्रीज बाय 1 है, तो ये भी गलत हो गया ना, कह रहा है 1 से कम हो रहा है, वो कह रहा है 2 से कम हो रहा है, 1 से हो रहा है। सब हाइड्रोजन इंक्रीजेस, दिस इज द आंसर। क्यों? हाइड्रोजन इंक्रीजेस बाय 1, कहां पर? ये देख लो भाई, -1 से 0, ये क्या है? इंक्रीज बाय 1 नहीं होगा क्या? -1 से 0 इंक्रीज बाय 1 है ना, और इसी तरह डिक्रीज बाय 1 +1 से 0, ये डिक्रीज बाय 1 है, तो सी इज द आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखें, द वेनेडियम सॉल्ट। हम इस रिएक्शन को डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। नहीं, एक मिनट, इस रिएक्शन को आप डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, 1 मिनट में अभी आपको कंफर्म करके बताता हूं कि इसमें नहीं बेटा, इसमें नहीं कहेंगे। इसकी रीजन ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, जो -1 वाला है, ये 0 में जा रहा है। क्या -1 वाला ही आपका, 1 मिनट, क्या -1 वाला ही आपका, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, +1 में भी जा रहा है, कह सकते हैं बेटा। देखो -1 से 0 में भी जा रहा है, -1 से +1 में भी जा रहा है, तो इसको प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, द वेनेडियम सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड रिएक्ट्स रेडिली विद पाउडर्ड मैग्नीशियम इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द इक्वेशन इज दिस, मैंगनीज 0 है, यहां मैंगनीज +2 में जा रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। which statement about this reaction is correct? हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज, बेटा हाइड्रोजन यहां 1+ है, यहां भी 1+ है। मैंगनीज इज द रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल, मैंगनीज इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ना, मैंगनीज में क्या हो रही है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रही है। मैंगनीज में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। जहां ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन इससे आसान जो बेहतर तरीका है याद रखने का वो ये कि ये याद कर लो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है बेटा?
इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो देख लो मैग्नीज 0 में था, +2 में चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। इन विच equilibrium will an increased pressure at constant temperature increase the yield of product on the right hand side of the equation। बट आपने बताना है कि आप प्रेशर को बढ़ाने से कहां पर आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये तो सॉलिड है, इसको छोड़ दो, ए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा यहां देखो बी में देयर आर 5 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स, यहां 4 मोल्स। बट अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, यहाँ 5 मोल्स हैं, 5 मोल्स मीन मोर वॉल्यूम, 4 मोल्स मीन लेस वॉल्यूम। अगर आप बेटा प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम ने होना है कम, और वॉल्यूम कम करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा? राइट हैंड साइड पर ना, क्योंकि उसके पास वहां 4 मोल्स बन रहे हैं। वो जब भी रिएक्शन मिक्सचर ये चाहेगा ना मैं अपना वॉल्यूम कम करूं, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि वहां लेसर मोल्स हैं। तो बी इज द आंसर। सी को देख लेते हैं। सी में बेटा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, जहां इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। और इसमें देखें सॉलिड को निकाल दो, सॉलिड को निकाल दो, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, नो इफेक्ट। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था या नहीं हुआ था? हाँ जी ये बताइएगा, हरी अप भाई, हरी अप। नहीं हुआ बेटा? बेटा आप लोग एक तो बताते नहीं है भैया आगे से, कम से कम बोला तो करें ना आगे से। हो गया। चलिए जी मैं इसको भी करता हूं। देखिए जी इसमें क्या होगा कि वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड को ना आपने डिकम्पोज किया, ये देखिए ये डिकम्पोज कर दिया मैंने, और डिकम्पोज करने के बाद कह रहे हैं इसमें इक्विलिब्रियम आया है, H2 और I2 बना है, कुछ HI रह गया है, और जो टोटल प्रेशर है वो उसने बता दिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी बता दिया, एक गैस का पार्शियल प्रेशर बता दिया, इसका हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बता दिया है, और आयोडीन का नहीं पता, HI का भी नहीं पता, टोटल प्रेशर लेकिन पता है, तीनों गैसेस का प्रेशर भी पता है। बट एक फॉर्मूला है एक, वो जरा देखो, उसको कहते हैं कि PT टोटल प्रेशर इज इक्वल टू sum of the individual pressure of all the gases in the reaction mixture। तो partial pressure of HI, partial pressure of H2 and partial pressure of I2, ये जी फॉर्मूला है कि टोटल प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर का सम होता है। तो आपके पास टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर कितना है भाई? 1.20 टाइम्स 10⁵ HI का कितना प्रेशर है कोई पता नहीं है। हाइड्रोजन का कितना प्रेशर है? हाइड्रोजन ये बताया है भाई उसने, हाइड्रोजन का प्रेशर इज गिवन 4.00 टाइम्स 10⁻3। अच्छा ये बताओ हाइड्रोजन और आयोडीन में मोलर रेशियो सेम है, जितना हाइड्रोजन बनेगा उतना आयोडीन बनेगा, जितना हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतना आयोडीन का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन का भी इतना होगा 4.00 टाइम्स 10⁻3, -3 नहीं 3 है ये, ठीक है जी। अब इस तरह करो, बस इनको उस सेट पर ले जाओ, 1.20 टाइम्स 10⁵ इज इक्वल टू, बेटा ये दोनों ऐड कर दो, ये 4000 ये है, 4000 ये है, ऐड होकर कितना हो जाएगा? 8000। 8000 को एरो के उस साइड पर ले आओ, ये हो जाएगा -8000 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना आ रहा है भाई? हाँ कैलकुलेटर नहीं है? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना आ रहा है बेटा? फिर डिवाइड करना है यार है जी 11200, इसका 000 देखिए ये आ रहा है। यस सर। अब इस तरह करो भाई, ये वैल्यूज इसमें पुट करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की वैल्यू पुट करो, लेकिन स्क्वायर लेना नहीं भूलना। H2 की जगह 4000, I2 की जगह 4000, Kp आ जाएगा आपके पास। तो Kp इज इक्वल टू 4000 टाइम्स 4000 डिवाइडेड बाय 11200 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है बेटा? So 1.28 into 10⁻3. B is the answer। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 15, the equation for the two reactions are shown। रिएक्शन X में देखें NOBr डिकम्पोज हो रहा है N और Br2 में, रिएक्शन Y में देखें NOCl डिकम्पोज हो रहा है N और Cl2 में। The two reaction have similar reaction mechanism। The initial rate of reaction X is greater than that of reaction Y when measured under identical condition of temperature pressure। अच्छा ये देखें टेम्परेचर प्रेशर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सबकी सेम है, ठीक है ना, ये बात जेब में रहे कि उसने टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन को सेम रखा हुआ है,
लेकिन फिर भी कह रहा है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन एक्स इज ग्रेटर, ये थोड़ा फास्ट हो रहा है भाई। अच्छा, फास्ट होने में किसका हाथ होगा? रिएक्टेंट्स का ना, प्रोडक्ट का तो कोई रोल नहीं है। रिएक्टेंट ये जल्दी से डिकम्पोज हो रहा है, NaCl जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो रहा। अब विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस डिफरेंस? द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन एक्स इज लेस। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है भाई, कि जो रिएक्शन फास्ट होता है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मतलब कैटलिस्ट ये करता है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा पाथ क्रिएट करता है हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर रिएक्शन एक्स फास्ट हो रहा है, इट मींस कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। द BR-BR बॉन्ड इज वीकर। भाई इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ब्रोमीन तो प्रोडक्ट वाली साइड पर है। जब भी रिएक्शन होता है तो हम रिएक्टेंट्स को देख रहे होते हैं ना, कि ऐसा रिएक्टेंट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो रहा है। तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वाली साइड पर है। अ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ कूलिंग, बेटा इसका ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर सेम है ना, अगर तो टेम्परेचर सेम ना होता ना, फिर आप कहते जी एक में ज्यादा कूलिंग हो रही है एक में कम, लेकिन टेम्परेचर सेम से कूलिंग सेम होंगी, तो लिहाजा 3 भी रॉन्ग है, तो C इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। The diagram shows the Boltzmann distribution of energies in gas. The gas can take part in the reaction with activation energy EA. Gas is maintained at constant temperature. ये आपके पास बेटा कर्व है Boltzmann. Which statement is correct? याद रखिएगा ये Boltzmann की जो शेप है ये टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज होती है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता ना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता तो ये कर्व आनी थी, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर कम करता, कम करने से मेरे पास ये कर्व आनी थी। लेकिन टेम्परेचर को तो चेंज नहीं कर रहा भाई, वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये आंसर देखेंगे, कैटलिस्ट को ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐड करने से बेटा ये होता है, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ये लाइन थोड़ी पीछे आ जाती है। एंड नाउ मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी जो होगी एक्टिवेशन एनर्जी से ग्रेटर होगी। तो इफ कैटलिस्ट वाज एडेड, P इसकी बात कर रहे हैं, P विल बी लोअर, गलत। P विल बी लोअर, गलत। इफ कैटलिस्ट इज एडेड, P विल बी सेम एंड EA विल मूव टू द लेफ्ट। ये बात ठीक लग रही है ना भाई? तो ये भी राइट साइड में मूव नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। L, M and N are three different elements from period 3 of the periodic table. L is the element whose atom have 3 unpaired electron in its 3p subshell. मतलब समझ आ ही जाना चाहिए भी आपको। L क्या है जरा बोलो, L क्या होगा? कह रहे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस होगा ना, उसके 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसने पीरियड बताया हुआ थर्ड पीरियड है। तो फास्फोरस का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अच्छा, M इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन इट्स पीरियड। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है पता है तीसरे पीरियड में? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी है। और N इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो जाहिर बात है ये सिलिकॉन होगा बेटा। याद है ना इस तरह का आपको ट्रेंड, क्योंकि ग्रुप 14 जो होता है ना बेटा, ग्रुप 4 में कार्बन और सिलिकॉन, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं, और वो पीरियड 3 की बात कर रहा है, पीरियड 3 में सिलिकॉन आ रहा है। Which statement about the element L is correct? L मैंने आपको बताया फास्फोरस है। L has the higher atomic number than M. M is aluminum. ये बात ठीक है। And lower atomic number than N नहीं भाई, पहले एल्यूमिनियम आता है, देन सिलिकॉन आता है, देन फास्फोरस आता है। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, एटॉमिक मास भी ज्यादा है, ठीक है। ठीक, दोनों से। L has lower, अच्छा ये आपका L है, एल्यूमिनियम आपका M है, सिलिकॉन आपका N है। L has the lower atomic number, गलत, lower atomic number तो है ही नहीं भाई। L has the lower atomic number नहीं, L का सबसे ज्यादा है भाई। L has higher atomic number than both M and N। ये बात बिल्कुल ठीक है कि L का जो atomic number है वो दोनों से ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम कल इस क्लास को इसको खत्म करेंगे, लेकिन मैं फिर भी इसी टाइम में आपको एक और पेपर आज सेंड करता हूँ थ्योरी का, वो बेटा आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थ्योरी का पेपर मैं भी आपको सेंड करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़। ये एक बेटा लेटेस्ट पेपर है जिसमें ऑर्गेनिक के एमसीक्यूज तो 25 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा इस तरह करते हैं कि इनऑर्गेनिक के भी कुछ टच करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये 22 एमसीक्यूज करने होंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन रिएक्शंस 1 and 2 X रिप्रेजेंट एन एलिमेंट इन पीरियड 3, ठीक है। उसने एलिमेंट का नाम नहीं बताया, लेकिन पीरियड 3 से बिलोंग कर रहा है। इन ईच रिएक्शन X इज फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट, ओके, एंड वेयर X इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्शन 1 देखें, क्लोरीन जो है एलिमेंट X से रिएक्शन कर रहा है और X
Cl बना रहा है, नीचे नंबर हमें नहीं पता क्योंकि एलिमेंट का नाम नहीं पता ना। और रिएक्शन 2 में भी ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट X रिएक्शन कर रहा है और ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन हमें Q और P का नहीं पता। लेकिन ये पता है कि ये जो X है ना, ये पीरियड 3 से है और ये सोडियम से फास्फोरस के दरमियान है। कह रहे विच रेशियोज शोज अ स्टडी इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू फास्फोरस। देखिए इस तरह करते हैं कि सोडियम से फास्फोरस ना, आप जरा ये सारे क्लोराइड्स बनाएं। आप 1 मिनट के लिए एज्यूम करें कि ये सोडियम एलिमेंट X सोडियम है, देन एज्यूम करें कि ये मैग्नीशियम है, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस। तो आपके पास क्या बनेगा जी? NaCl बनेगा एक, और अगर Mg होगा तो MgCl2 बनेगा, अगर एल्यूमिनियम होगा तो AlCl3 बनेगा, सिलिकॉन होगा तो SiCl4 बनेगा, और फास्फोरस होगा तो PCl5 बनेगा, है ना। और अगर हम बेटा इनमें रेशो चेक कर लें तो रेशो क्या है? 1:1 है, 1:2 है, 1:3, 1:4 एंड 1:5। और ये बात ज़हन में रहे कि जो X है ना यहाँ पर, ये हमने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रखा हुआ है। PCl5, PCl3 नहीं बनाना, PCl5 बनाना है। PCl3 में तो फास्फोरस +3 होगा, तो PCl5 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और रेशो क्या है? 1:1। MgCl2 में 1:2। इसी तरह देखो, अगर आप ऑक्सीजन को देखो ना बेटा, ऑक्सीजन एलिमेंट X से रिएक्शन कर रहा है, तो एलिमेंट X को आप सोडियम से फास्फोरस एक एक करके एक एलिमेंट एज्यूम करो। तो पहला क्या बनेगा? Na2O, फिर क्या बनेगा जी? MgO, फिर क्या बनेगा जी? Al2O3, देन जॉइंट मॉलिक्यूल बनेगा जिसपे रेशो होती है SiO2, और देन बनेगा बेटा P4O10। ये है जी। अब जरा अब यहां पर रेशो चेक करनी है आपने, विच रेशो, सोडियम से फास्फोरस में आपने रेशो देखनी है कि ऑक्साइड और इस एलिमेंट X पे रेशो क्या है। पर यहां पर क्या रेशियो है? 2:1 आ रही है ना। मतलब ये हुआ कि सॉरी कि 2 सोडियम्स अगर होंगे तो उसके लिए 1 ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो बेटा अगर 1 सोडियम होगा तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? 0.5 ना, है ना। अच्छा आगे चलो, यहाँ है 1:1 कि 1 मैग्नीशियम के लिए 1 ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि अगर 2 एल्यूमिनियम होंगे ना, 2 एल्यूमिनियम, तो यू नीड 3 ऑक्सीजन, है ना। तो बेटा अगर 1 एल्यूमिनियम होगा तो फिर क्या रेशो होगी? तो आपको 3/2 कर दोगे, 1.5। तो ऑक्सीजन की रेशो आपको पता चलती जा रही है। पहले क्या आई है यहाँ पर? 0.5, फिर 1, फिर 1.5। इसी तरह सिलिकॉन ऑक्साइड में यहाँ पर तो 1:2 है, एक सिलिकॉन को 2 ऑक्सीजन सराउंड करेंगे। P4O10 4:10 है। सिंप्लीफाई करें, मतलब 2 अगर फास्फोरस होंगे तो 5 ऑक्सीजन, और अगर 1 फास्फोरस होगा तो 2.5। तो बेसिकली आपको समझाने का मकसद यहाँ पर यही था कि आप ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इनको देखिएगा, ये 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5। और ऊपर भी देखें बेटा, क्लोराइड में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये जो रेशियो है ये क्या हो रही है? क्या स्टडी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो विच रेशियो शोज अ स्टडी इंक्रीज फ्रॉम सोडियम टू फास्फोरस? नाइदर Z/Y, Q/P, Z एंड Y ओनली। क्या सिर्फ Z और Y बढ़ रहे हैं? नहीं भाई, Q और P भी बढ़ रहे हैं। तो D इज द आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus are all elements in period 3 of the periodic table. 3 statements about the oxide and chloride of these elements are given. The ionically bonded oxide all react with dilute hydrochloric acid. देखो बेटा, इसमें जो आयनिक बॉन्डेड ऑक्साइड है, क्या वो HCl से रिएक्शन करते हैं? आप जेहन में ले आओ ना, Na2O हो गया, अच्छा MgO हो गया, इस तरह जी Al2O3 हो गया। तो जिन ऑक्साइड्स में जो कि आयोनिकली बॉन्ड है, ठीक है, तो जोन से आयोनिकली बॉन्डेड ऑक्साइड हैं वो HCl से रिएक्शन करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ऑल मेटल क्लोराइड्स प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्यूशन। नहीं, पर जो आपका AlCl3 है ना, आप जब इस AlCl3 को वाटर में डालोगे तो ये आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं बना कर देता, ये तो एसिडिक सॉल्यूशन बना कर देता है। तो लिहाजा
ये नहीं होगा जी, ठीक है ना। AlCl3 आपको पता है ना, जब वाटर में डालेंगे तो HCl बना देता है, तो और pH कितनी हो जाती है 3। The two most electronegative element form covalently bonded chloride, ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, जाहिर बात है नॉन मेटल्स होंगे ना, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, एक आपका फ्लोरीन है और एक आपका ऑक्सीजन है। तो OF2 की अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो ये कौन से बॉन्डिंग करेगी, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। देखिए आपको तीनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और अच्छा खासा इसमें आपका नॉलेज चेक कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। द टेबल कंपेयर्स कैल्शियम विद बेरियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट विद बेरियम कार्बोनेट, विच रो इज करेक्ट। अच्छा देखो जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है ना, वो डाउन द ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि देखो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि कौन सा मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर कोई मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें देखें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो बेरियम इज द मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, ठीक है। बेरियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, ए और बी में से होगा। अब अगर आप थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट की बात करो तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एक तो स्टेटमेंट आपको याद करवाई गई है कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, मतलब बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना मुश्किल है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर, जो कि आप A2 में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको AS में सिर्फ हमने ट्रेंड याद करवाए हैं कि सल्फेट की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। अच्छा हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी ग्रुप 2 के डाउन द ग्रुप बढ़ती है। नाइट्रेट्स के जो सॉलिबिलिटी है ग्रुप 2 नाइट्रेट्स, उनकी सॉलिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जो कार्बोनेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना मुश्किल है, तो A इज द आंसर। आपका जो आंसर होगा वो A होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 21। Solution of P and Q each contain a different group 2 ion at the same concentration. One contain Mg2 plus and other contain barium ion. Tests are carried out on separate 5 cubic centimeter sample of P and Q. Test 1 और test 2 उसने बता दिया। What are the result of these tests? अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आप आइंदे के लिए भी याद रखें। जब बिना एग्जामिनर ये कह रहा हो ना कि जी आपने बेरियम का सोल्यूशन डाला है या आपने बेरियम आयन डाले है ना, किसी भी टेस्ट ट्यूब में बेरियम आयन डालें और उसके रिजल्ट में व्हाइट पीपीटी बने, उसके रिजल्ट में क्या बना है, व्हाइट पीपीटी, तो इट मींस वहां पर सल्फेट आयन प्रेजेंट होगा। अगर बेरियम के डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हो ना, अगर बेरियम के डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हो तो समझ जाना सल्फेट इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है, सल्फेट इज प्रेजेंट। तो अब देखो आपके पास सोल्यूशन पी है और क्यू है, और एक में इसमें ग्रुप 2 के आयंस हैं, एक में मैग्नीशियम है एक में बेरियम है, और टेस्ट आर कैरिड आउट पी एंड क्यू। एक में वो डाल रहा है बेटा सोडियम सल्फेट, अब ये उल्टा कर दिया देखो उसने, नीचे अब इसने इसको स्विच किया सिर्फ और कुछ नहीं किया, मतलब नीचे बेरियम है और ऊपर से सल्फेट डाल रहा है, ये काम करेगा। तो कह रहा है टेस्ट 1 में आपने ये किया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सोडियम सल्फेट डाले, ठीक है। अब देखो ये सोडियम सल्फेट के डालने से टेस्ट 1, सोडियम सल्फेट के डालने का मतलब पता है क्या है, कि इसमें सोडियम आयन है और सल्फेट आयन है, और अगर नीचे टेस्ट ट्यूब में बेरियम आयन होंगे तो वो फौरन आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और आपको पता है कि सल्फेट आयन बॉन्ड बनाएंगे विद बेरियम आयन, तो ये मोर प्रेसिपिटेट करेंगे विद बेरियम आयन के साथ। अच्छा टेस्ट 2 में क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है जी उसने। अब आपको यहां पर बेटा क्या पता चेक करना है कि जो मैग्नीशियम है ना, ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी सॉलिबिलिटी चेक करनी, कि सॉलिबिलिटी हाइड्रोक्साइड की डाउन द ग्रुप बढ़ती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो डाउन द ग्रुप जो हाइड्रोक्साइड्स की सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप NaOH डाल रहे हो और प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इसका मतलब होगा कि Mg इज प्रेजेंट ना, क्योंकि Mg
OH होल ट्वाइस वाटर में लीस्ट सॉल्युबल है, लीस्ट, और बेरियम इज द मोस्ट सॉल्युबल। तो अगर NaOH के डालने से प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो इट मींस कि वो जो हाइड्रोक्साइड है वो ऊपर वाला होगा, मैग्नीशियम हो सकता है, ठीक है। अब देखो टेस्ट 2 में वो कह रहा है मोर प्रेसिपिटेट, जारी बात है OH किससे प्रेसिपिटेट बनाएगा, Mg2+। तो बेटा इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझना है कि जब सल्फेट आयन डाल रहे हैं आप, सल्फेट आयन, तो बेरियम आइडेंटिफाई होगा, और जब हाइड्रोक्साइड आयन डाल रहे हैं तो मैग्नीशियम आइडेंटिफाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लीस्ट सॉल्युबल होता है, बेरियम इज द मोस्ट सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 22, J dissolve in water to give an aqueous solution K. K gives a dense white precipitate। हाँ ये देखो यहाँ यहीं पर आइडेंटिफाई हो गया भाई, सिल्वर नाइट्रेट आपने डाला और व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, तो इसका मतलब है कि K में क्लोराइड इज प्रेजेंट। K में क्या होगा जी, क्लोराइड होगा। तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये दो निकल गए। अच्छा अब when heated with aqueous potassium hydroxide, K gives off gas which turns रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो बिल्कुल यहाँ क्लियर हो गया कि अमोनिया गैस निकल रही है। देखो ना, अमोनिया गैस बेसिक गैस होती है जो कि लिटमस पेपर को ब्लू करता है। अब आपने ये देखना है कि के में अगर अमोनियम आयन होगा ना, अमोनियम आयन, क्योंकि अमोनियम आयन आप बेटा ध्यान में रखें, अमोनियम आयन इज एसिडिक, ये एसिडिक होता है। इसमें जब भी आप कोई बेस डाले ना, NaOH या KOH कुछ भी डाले, तो क्या होगा, ये OH यहाँ से H निकाल लेगा, तो ये H2O बनेगा और पीछे अमोनिया गैस रिलीज होगी। तो अब आपको इस लाइन से ये पता चल रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के डालने से K ने एक गैस रिलीज की जो कि बेसिक थी, इसका मतलब वो अमोनिया गैस होगी। तो अब बेटा आप यहाँ पर बताएंगे कि A इज द आंसर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्योंकि अमोनियम अमोनिया गैस रिलीज करेगा, और क्लोराइड जो है वो आपको कैसे पता चला कि आपने जब उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला तो वो कह रहा है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके पास फॉर्म हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं बेटा। Ammonium sulfate and ammonium nitrate are used as a fertilizer. These salts have different percentage by mass of nitrogen. They have same effect as each. हाँ, they have the same effect as each other on the pH of wet neutral soil. देखो अमोनियम जो है ना, इसके बारे में याद रखें, दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये अमोनिया में जाएगा और H+ रिलीज करेगा। अमोनियम आयन इज एसिडिक, ठीक है ना। अब बेटा आपको जब आप अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर सॉइल में डालेंगे तो H आयन रिलीज होंगे, सॉइल में H आयन रिलीज होंगे, तो पीएच क्या होगी, पीएच कम होगी भाई, पीएच ने कम होना है। और अब आपने देखना है कि हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। देखो एक है आपके पास अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा है आपके पास अमोनियम सल्फेट, ये जी। अब आपको ये देखना है कि किस में परसेंटेज बाय मास नाइट्रोजन का ज्यादा है। तो पहले बात तो बड़ा ये करें कि आप MR निकाल लें, अमोनियम नाइट्रेट का भी MR निकालें और अमोनियम सल्फेट का भी फॉर्मूला मास निकाल लें, फिर आगे बात चलेगी। तो नाइट्रोजन है 14 × 2 + 48 + 4, 80 आ गई बेटा, 80 इसका MR है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन कितना है, कितना नाइट्रोजन है भाई इसमें, इसमें नाइट्रोजन है 2। तो अगर आपने परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो ये ऊपर आ जाएगा जी 28 डिवाइडेड बाय 80 × 100, ठीक है जी। ये 35% आ रहा है जी, 35%। इसी तरह बेटा जरा इसका कोई बच्चा निकाल लेगा जल्दी से, अमोनियम सल्फेट। देखें ये जुबानी भी कर सकते थे, अमोनियम सल्फेट का MR ज्यादा है कम है, ये चलें बता दें, चलें ये जुबानी बताएं, अमोनियम सल्फेट का MR ज्यादा है या कम है, ये तो बता दें, एज कंपेयर टू अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है बेटा, अमोनियम सल्फेट का MR अमोनियम नाइट्रेट के मुकाबले में ज्यादा है या कम है, ओहो। अच्छा देखें अमोनियम जो है ना जी बेटा, MR इसका बिगर है जी बेटा, इसका MR बिगर है ना। तो जब बिगर MR होगा ना बेटा, जब MR आपका बिगर होगा तो फिर क्या होगा, परसेंटेज सारी बात है कम हो जाएगी, आप बड़े फैक्टर से डिवाइड करो तो A इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाएं।
The equation shows a reaction that occur between the carbon monoxide and nitrogen monoxide in catalytic converter. Which statement is correct? पर ये देखें कैटालिटिक कन्वर्टर में ये रिएक्शन होता है कि जो हार्मफुल गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हार्मलेस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और N2 में जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मलेस गैस इसलिए कह रहे हैं टॉक्सिक नहीं है, सिर्फ ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, बाकी कोई नुकसान नहीं है इसका। Which statement is correct? The catalyst use is finely divided iron, नहीं भाई, इसमें प्लेटियम यूज होता है, आयरन नहीं यूज होता है इस रिएक्शन में। The reaction prevents the greenhouse gas, नहीं, ये जो रिएक्शन है ये तो ग्रीन हाउस गैस जनरेट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है, प्रिवेंट नहीं कर रहा है, ये भी गलत है। द रिएक्शन रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक गैस। बेटा देखो फोटोकेमिकल स्मोक कैसे बनता है, जब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके रिजल्ट में ना आपके पास PAN बनता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करता है। तो C इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, विच कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10O? बेटा आप इसमें एटम्स काउंट कर लीजिएगा, देखो ये कार्बन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ बेटा 1 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है। तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा A इज द आंसर, ठीक है। द जनरल फार्मूला फॉर अ नॉन साइक्लिक अल्कोहल इज दिस। अच्छा नॉन साइक्लिक मतलब ओपन चेन है। अच्छा N की जगह 3 रखो और N की जगह 4 रखो और उसके फिर आइसोमर बताओ कितने हैं, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो N की जगह अगर 3 रखते हैं ना बेटा, ये फार्मूला बनता है C3, N की जगह अगर 3 रखते हैं तो 2 3 6 + 7 C3H7OH, और N की जगह 4 रखते हैं तो C4H9OH, ये N4 है। अब आप इसके जरा आइसोमर्स ड्रॉ करके देखें जी, कितने आइसोमर बन रहे हैं 3 कार्बन वाले के, 1 2 3। एक तो बनेगा बेटा प्रोपेन 1-ऑल, ठीक है, ये क्या बनेगा प्रोपेन 1-ऑल, और दूसरा क्या बनेगा प्रोपेन 2-ऑल। तो इसमें से दो ही बनेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें 4 कार्बन में कितने बनेंगे 1 2 3 4, ये बन गया जी आपका ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल हो गया ना बेटा। फिर हो गया जी आपके पास 1 2 3 4, ये इस तरह हो गया जी, ये हो गया ब्यूटेन 2-ऑल, ठीक है। अच्छा इसी तरह आप इसका टर्सरी भी बना सकते हो, सेकेंडरी बनाया ना मैंने, ये ब्यूटेन 2-ऑल है, ये है ब्यूटेन 2-ऑल, इसका टर्सरी बना सकते हो ऐसे, ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। और बेटा चौथा पता क्या बनेगा, ये जो ऊपर वाला है ना, इसी का आप इसमें ब्रांचिंग कर दो 4 कार्बन में, 1 2 3 ऐसे करके यहां ब्रांचिंग कर दो ऐसे, ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। तो इसके 4 बन रहे हैं बेटा, तो बी इज द आंसर, 4 बन रहे हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। कंपाउंड 27 MCQ देखिएगा, कंपाउंड X C5H10O3 has 1 chiral center, 1 chiral carbon atom per molecule. Compound X produce bubbles with Na but not with sodium carbonate. अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने बताई, एक तो उसने कहा कंपाउंड X में 1 chiral कार्बन और कंपाउंड X बबल्स मतलब गैस फॉर्म करेगा सोडियम के साथ रिएक्शन करके, बट नॉट विथ सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन बबल्स बना सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, लेकिन अल्कोहल नहीं बना सकता ना। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अल्कोहल वाले ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, लेकिन देखते हैं बेटा कि उसमें ये दोनों बातें भी होनी चाहिए। पहला अगर आप देखो ना, इसमें पहले वाले में कायरल कार्बन कोई नहीं है जी। देखो अल्कोहल तो चले सोडियम से रिएक्शन करेगा, लेकिन नो कायरल कार्बन। इस कार्बन को देखिए, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए ना भाई, ऑप्शन ए में ना 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, ये देखो CH3 और ये OH और ये C डबल बॉन्ड और OCH3। तो पहले तो गलत है। दूसरा अगर आप देखो बी, तो CH2OH
then CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड CH3। बेटा देखो इसमें आपको कायरल कार्बन भी नजर आ रहा है, इसको अगर बता दें यहाँ पे लिख करता हूँ, दिस इज कायरल कार्बन ना, तो कायरल कार्बन भी है। और अगर आप इसमें सोडियम डालेंगे तो सोडियम यहाँ रिएक्शन करेगा भाई आकर Na, लेकिन सोडियम कार्बोनेट के साथ तो नहीं होगा ना रिएक्शन, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पर ये इसलिए गलत होंगे ये वाले कि भाई इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा कार्बोनेट के साथ, ये भी इसलिए गलत है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, इसलिए ये जो सी डी है ये तो बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, सी डी रॉन्ग है, बी इज द आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इथेन reacts with an excess of chlorine in the presence of ultraviolet light to form a mixed product. How many of these products contain 2 carbon atom and 1 or more chlorine atom? अरे थोड़ा सा आपको तंग करने वाला क्वेश्चन है बेटा, इसको जरा मैं स्निप करके उस पर ओपन करता हूँ एक और फाइल में, इसकी थोड़ा वर्किंग ज्यादा होगी इसमें। अच्छा जी, अब बेटा इसको देखते हैं इधर, पहले क्वेश्चन फिर देख लें। कह रहा है कि इथेन है वो एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन कर रही है जी आपका इथेन, इसका रिएक्शन होना है क्लोरीन के साथ, अल्ट्रावायलेट मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो हाउ मेनी ऑफ दिस प्रोडक्ट कंटेन 2 कार्बन एटम्स एंड 1 और मोर क्लोरीन एटम। देखिए ड्यूरिंग द आपने ना एक्सेस ऑफ क्लोरीन का मतलब है कि आपने इन तमाम हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवा देना है बाय क्लोरीन। तो हाउ मेनी ऑफ दिस प्रोडक्ट कंटेन 2 कार्बन एटम एंड 1 और मोर क्लोरीन एटम, आपको बताना है कि कितने यहाँ पर बीच में प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब आपने उनको भी काउंट करना है कि जब एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है तो आपका एक प्रोडक्ट बन, फिर जब दूसरे हाइड्रोजन को दूसरा क्लोरीन रिप्लेस करेगा वो आपका दूसरा बन गया। तो इस तरह मैं भी आपको बताता हूँ क्या करना है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये होगी ना कि यहां से निकल जाए, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा CH3 CH2Cl मतलब क्लोरोइथेन ना, ये बन गया क्लोरोइथेन। अब क्लोरोइथेन के अंदर फर्दर अब बेटा यहां से ना हम बनाते जाते हैं, पर अब एक और पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक और क्लोरीन आए और यहां से हाइड्रोजन को निकाल ले। अब क्या बनेगा जी आपके पास, अब ये बनेगा, इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरो, इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन, है ना, ये आपका दूसरा बन गया। लेकिन बेटा ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये जो क्लोरीन आ रहा है ये इस कार्बन नंबर 1 को ना छेड़े, कार्बन 2 से निकाल ले, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा 1,2 डाइक्लोरो, तो ये एक और पॉसिबिलिटी होगी 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो जरा सुनो बेटा, एक तो ये बन गया राइट, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक ये हो गया एक पॉसिबिलिटी 1 क्लोरो। फिर जब दूसरा क्लोरीन, जब दूसरा हाइड्रोजन दूसरा क्लोरीन रिप्लेस करेगा ना, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो कार्बन नंबर 1 से रिप्लेस कर दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन से रिप्लेस हो जाए। अब 3 बन गए, अब आगे चलते हैं। 1,2 डाइक्लोरोइथेन और 1,1 तो हो गया ना। अब आपने ये करना है भाई कि तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। बेटा तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए मैं पूरा रिएक्शन लिख रहा, बस यहीं पर लिख रहा हूँ कि तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करने का ये ऑप्शन भी तो हो सकता है ना, कि जो तीसरा हाइड्रोजन है ना, तो मैं कलर्स से थोड़ी हेल्प लेता हूँ ताकि आपको इस तरह, पर देखो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि तीसरा जो क्लोरीन है वो कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, तो इसका नाम होगा 1,1,2 डाइक्लोरोइथेन। और बेटा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो 3 क्लोरीन्स हैं वो एक ही कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर जाते हैं ना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, लेकिन आपको अगर समझ आ जाएगी तो आप बस इसमें आपने डिफरेंट ऑप्शन देखने, तो इसका नाम होगा 1,1,1 ट्राई क्लोरोइथेन।
अच्छा अब Sir, was जी बेटा, there three chlorines or two chlorines in this reaction? इसमें बेटा ये हुआ कि आप 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन यूज कर रहे हो ना, 3 मोल्स यूज करोगे तो 1 मोल जो आपके पास, ये असल में रिएक्शन ऐसे होता है ना बेटा कि 1 मोल का मतलब ये है, ये 1 मोल लिया, ये HCl निकल जाएगा और ये 1 मोल यूज हुआ है। देखो 1 मोल यूज होगा तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, दूसरा मोल यूज होगा तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अभी तक हमने कितने मोल यूज कर लिए बताओ, अभी तक यहाँ कितने मोल यूज कर लिए क्लोरीन के? जी बेटा, अभी तक हमने क्लोरीन के कितने मोल यूज कर लिए हैं? जिनने क्वेश्चन पूछा है बेटा वो जरा बोलिएगा। Yes, sir. Sir, 3. 3। तो अभी आपने और भी यूज करने हैं। अब आप देखेंगे जब चौथा मोल आएगा तो वो कहां कहां पर रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, उसमें ऑप्शन बनाने हैं अब आपने। ठीक है, तो अब मुझे जरा आप लोग बताएं जी कि चौथा क्लोरीन उसके पास ये ऑप्शन होगा कि ये तो आपने रिप्लेस करवाई दिए ना, यहां आ जाए, या ये भी हो सकता है, इसका नाम होगा 1 1 1 2 टेट्रा क्लोरोइथेन। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है बेटा कि जो 4 क्लोरीन्स हैं वो इथेन के 2 हाइड्रोजन को 1 कार्बन से और 2 हाइड्रोजन को 1 कार्बन से रिप्लेस करें, ऐसे ये भी बन सकता है आपके पास ये। तो इसका नाम होगा 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन। अच्छा अभी तक कितने बन गए जी हमारे पास? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब तो आपके पास ऑप्शन बचा है 2, अभी हाइड्रोजन और भी बचे हैं ना बेटा, 2 हाइड्रोजन और भी बचे, बस उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब देखो जो 5th मोल आएगा ना वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास बनेगा वो एक ही बनेगा बेटा फिर ये, और जो 6th आएगा वो इसको रिप्लेस करेगा, वो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, पेंटाक्लोरो और हेक्साक्लोरो बेटा। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास कितने आइसोमर यहां पर बन रहे हैं, 1 2, ये आइसोमर नहीं है, सॉरी आइसोमर नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बेटा, ये फिर देख लें, और 9 इसका आंसर है, यहाँ देखें 9 इज द आंसर। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा एक बार दोबारा देखें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो हमने क्या किया है। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस प्रोडक्ट कंटेन 2 कार्बन एटम्स एंड 1 और मोर क्लोरीन एटम। आपने बस 2 कार्बन एटम और एक या एक से ज्यादा क्लोरीन एटम उसमें डालते रहना था। तो पहले मैंने क्या बनाया, क्लोरोइथेन, फिर क्या बनाया बेटा, डाइक्लोरो में 2 ऑप्शन थे ना, डाइक्लोरो में 2 ऑप्शन थे कि मैं दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगाता और दोनों क्लोरीन को एडजेसेंट कार्बन पर लगाता। फिर ट्राइक्लोरोइथेन में भी 2 ऑप्शन थे कि तीनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगाऊं और 2 क्लोरीन एक कार्बन पर और तीसरा एक कार्बन पर। इस तरह बेटा टेट्रा में भी 2 ऑप्शन थे कि तीनों क्लोरीन एक कार्बन पर, चौथा एक कार्बन पर, या फिर इक्वली डिवाइड कर दूं, एक कार्बन पर 2 क्लोरीन, दूसरे कार्बन पर 2 क्लोरीन, और 5वें छठे में ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए 9 इज द आंसर। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When bromoethane reacts with hot ethanolic NaOH, a colorless gas is formed. This gas decolorizes the aqueous bromine. अब देखो ब्रोमोइथेन है, हेलोजन एल्केन जो है CH3 CH2Br, इसका रिएक्शन करवा रहा है अल्कोहलिक NaOH के साथ। बड़ा जब भी अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन होता है ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, पता है ना आपको, और उसके रिजल्ट पे अल्कीन बनता है। क्या बनता है? अल्कीन। और अल्कीन का वो कह रहा है कि वो डीकलोराइज करेगा ब्रोमीन को। तो व्हाट इज द कलरलेस गैस? तो बड़ा सिंपल है, दिस इज ईथीन। बड़ा यहां से हिंट मिल गया था ना, हॉट एथेनोलिक NaOH कि एक्वस NaOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और एथेनोलिक NaOH क्या करता है, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाए। अल्काइन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. Like alkenes, alkynes take part in addition reaction. A saturated compound can be formed. For example, this ethyne react with excess of hydrogen to form ethane. अच्छा, इसी तरह देखिए जिस तरह कह रहा है इथीन में आप हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, इथाइन में भी हाइड्रोजनेशन होगी तो इथेन बन जाएगा। अब प्रोपाइन undergoes an addition reaction with an excess of HBr in 2 stage.
Markovnikov rules applies to the addition at each stage. What is the main product when propine react with excess of HBr? ठीक है जी, ये देखिए मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब ये आपने मेजर प्रोडक्ट बनाना है. मार्कोनिकॉफ रूल मीन मेजर प्रोडक्ट. और मार्कोनिकॉफ रूल की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है. देखिए अभी तो ये सिमेट्रिकल है, यहां तो कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा. पहले आप HBr ऐड करो, किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन ले जाओ, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन ले जाओ, एक पाई बॉन्ड तोड़ दो. ठीक है, तो आपके पास बनेगा यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दो और एक बेटा ब्रोमीन ऐड कर दो. ये CH2 डबल बॉन्ड CHBr, इसको नीचे करके लिख देता हूं, ये बनाएंगे. अब इसमें फर्दर एडिशन करो ना भाई HBr की. नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. देखो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो नेगेटिव पार्ट ये ब्रोमीन इधर जाएगा ना, और फिर हाइड्रोजन दूसरी जगह पर जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CHBr2, ये बनेगा जी 1 डाइब्रोमो इथेन. अच्छा सॉरी, ये प्रोपीन था भाई, मैंने अल्कीन लिख दिया, सॉरी. ये एक कार्बन पीछे एक्स्ट्रा लग रहा है हर एक में. वेट अ मिनट, एक मिनट जी. अब जरा इसको दोबारा करते हैं. ये तो ये हो गया ना बेटा आपके पास. अब देखो आपको क्या करना है, ये क्योंकि प्रोपाइन लिया हुआ है ना उसने 3 कार्बन, अब आपने इसमें फर्दर HBr ऐड करना है. तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. एक मिनट. व्हाट इज मेन प्रोडक्ट व्हेन प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HBr? ठीक है, ये हमने रिएक्शन से ही किया बेटा, मुझे एक मिनट चेक कर लेने दें, एक मिनट. CH3, हाँ यहीं पर ही बेटा, ये यहां से हम दोबारा करते हैं ना, क्योंकि पहले मैंने प्रोपाइन ले लिया था. यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा यहीं से. नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है. तो यहां पर होगा जी रिएक्शन. तो ये Br आपका इस कार्बन पर जा रहा है, H इस कार्बन पर जा रहा है ना. दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ना. तो अब आपके पास बनेगा CH3 CBr डबल बॉन्ड CH2. अब इसमें फर्दर HBr ऐड करो भाई. जब इसमें फर्दर HBr ऐड करोगे, अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो इधर जाएगा इधर. और पॉजिटिव उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये बनेगा CH3 C. अब एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन लग गए और CH3, तो 2 डाइब्रोमोप्रोपेन. ये देखें जी, ये लास्ट वाला ऑप्शन होगा 2 डाइब्रोमोप्रोपेन. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. Bromine reacts with alkene by an electrophilic addition mechanism in which a cation is formed as intermediate. Which mixture will produce the most stable intermediate cation? बट आपको पता है ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी और टर्शरी. तो जहां पर टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा. तो आप पहले ना इन सब के स्ट्रक्चर बना लो. प्रोपीन ये है जी, इसमें आपके पास ऑप्शन है, प्राइमरी भी बना सकते हो, सेकेंडरी भी बना सकते हो. ठीक है, दोनों बन सकते हैं. अच्छा, मिथाइल प्रोपीन देखते हैं जी. इसमें बेटा आपके पास बन तो दोनों सकते हैं, आपने मोस्ट स्टेबल बनाना है ना. तो मैं बताता हूँ भी आपको क्या करना है. इसमें जो ऑप्शन आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, कैसे बनेगा भी बताता हूँ. इसमें बेटा आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी. अच्छा, इथीन में आपके पास प्राइमरी बनेगा. इसको जरा चेक कर लेते हैं, जो आपको बड़ा सा नाम नजर आ रहा है 3 डाइमिथाइल पेंट 1 इन, इसमें प्राइमरी बनेगा. पेंट है ना 5 कार्बन, तो 5 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5. कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड ड्रॉ करो. और कार्बन नंबर 3 पर 2 मिथाइल है, 1 2 3. तो देखो बेटा, इसका तो प्राइमरी बनेगा ना, ये तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा. तो इसमें जो कह रहा है कि विच मिक्सचर विल प्रोड्यूस द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, तो सी इज द आंसर. ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कैसे. देखो बेटा, ये जो सी है ना, ये ऐसे है,
जब ब्रोमीन से रिएक्शन होगा, ब्रोमीन से जब रिएक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इधर और ये इधर, तो आपके पास पता है क्या बनेगा? CH3C CH2Br एंड CH3 पॉजिटिव, ये बनेगा जी। और फिर ये जाकर रिएक्शन करेगा। देखिए इसमें आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। बाकी में आप देखें ना, ये प्रोपीन में बनेगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इथीन में आपका बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ए में भी आपका बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी जिसमें बन रहा है वो मोस्ट स्टेबल होगा, तो इसलिए बेटा सी इज द आंसर। आप सी की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हेलोजन एल्केन रिएक्ट विद हॉट एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड। बेटा मुझसे सेटिंग में कोई मसला हो गया, मैं इसको ना अब कल वाली क्लास में ये सेटिंग चेंज होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द क्लास सेटिंग चेंज नहीं होती, ठीक है। आप लोग मुझे पता है म्यूट हो गए। हेलोजन एल्केन रिएक्ट विद हॉट एथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड, द रिएक्शन मैकेनिज्म इज आइदर SN1 और SN2। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको पता है जो SN2 होता है ना, जो प्राइमरी हेलोजन एल्केन है वो SN2, अच्छा जो टर्शरी हेलोजन एल्केन है वो SN1, और सेकेंडरी दोनों देते हैं। तो ऑल सेकेंडरी हेलोजन एल्केन्स react by SN2 mechanism only, नहीं ये only क्यों ऐसे गलत होगी है। both halogen-alkanes and cyanide ion are involved in the initial step of SN1। बेटा ये भी गलत है, देखो जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसके अगर आप मैकेनिज्म देखें तो आपको याद होगा SN1 मैकेनिज्म में पहले स्टेप में कोई रिएक्टेंट और नहीं होता था, एक ही रिएक्टेंट होता था और ये डिसॉल्व होता था और ये डिसोसिएट होता था और कार्बोकेटाइन बनता था ना। तो ये कह रहा है कि SN1 के अंदर बोथ साइनाइड और हेलोजन-एल्केन इन्वॉल्व है, ये गलत है, ठीक है। जो आपका SN1 होता है उसमें स्लो स्टेप के अंदर ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, तो बी भी गलत है। सी कह रहा है क्लोरोइथेन रिएक्ट विद साइनाइड आयन बाय SN1 मैकेनिज्म। क्लोरोइथेन बेटा आपका प्राइमरी हेलोजन-एल्केन है ना, तो प्राइमरी तो SN2 देता है, गलत। SN2 mechanism involves a short-lived negatively charged, बिल्कुल बेटा आपको याद होगा कि जो SN2 mechanism होता था ना उसके अंदर आप इस तरह करते थे, देखो अगर ये है ना तो यहां से कि जो OH आ रहा है और यहां से कि जो Cl जा रहा है, और ये एक शॉर्ट लिव ट्रांजिशन स्टेट या आप बनाते थे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था, तो ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाओ। X, Y and Z are 3 isomeric alcohols, सेपरेट सैंपल ऑफ ईच अल्कोहल्स आर वार्म्ड। आपको ये सबको पता है ना बेटा कि जो टर्शियरी अल्कोहल है उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है। तो कह रहा है सेपरेट सैंपल ऑफ ईच अल्कोहल आर वार्म विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिजल्ट नोटेड वन ऑफ दीस अल्कोहल व्हेन डिहाइड्रेटेड। अच्छा डिहाइड्रेशन भी हो रही है, तो अ पेयर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। पहली बात कि हाँ, आपने इसमें से पहले निकालना है कि कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। कोई टर्शियरी अल्कोहल देखो ना, ये जी देखो ना बेटा, जी जो है ना आपका टर्शियरी अल्कोहल है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो CH3 दो दफा है, इधर OH है और इधर CH2CH3 है। टर्शियरी अल्कोहल के लिए याद है ना, एक OH एक HOH से जाता है और एक H अल्फा कार्बन से जाता है, तो जी के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, जी तो नहीं हो सकता। अच्छा अब देखो वो कह रहा है कि कौन कौन से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी ना, पहले ये बताना है आपको। इसकी हो सकती है ना बेटा, Y की भी हो सकती है, ठीक है, और X की भी हो सकती है, ये क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है ना, और Y सेकेंडरी अल्कोहल है, दोनों की ऑक्सीडेशन हो सकती है। इसमें जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी हीट अंडर डिस्टिलेशन, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और जब नीचे Y की ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन बनेगा। तो इन दोनों की हो सकती है, X एंड Y COD में से होगा। और दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि एक अल्कोहल ऐसा है कि जब आप उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो सिस ट्रांस बनेगा। बोले देखो अगर आप X और Y लो ना, जो पहला वाला अल्कोहल है इसकी जब आप डिहाइड्रेशन करोगे ना बेटा, तो आपके पास ये वाला एल्कीन बनेगा। ये तो सिस ट्रांस नहीं शो कर सकता ना, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको पता है जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो OH अल्फा कार्बन से और दूसरा H बीटा बीटा कार्बन से, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अगर आप Y की तरफ जाते हो, Y की तरफ, Y में ये है देखो CH3 CH2 CH
OH, CH2 एंड CH3। देखो जब आप यहां से बेटा निकालोगे ना, यहां से निकालोगे तो ये तो सिस ट्रांस शो कर सकता है ना। अब आपके पास एल्कीन बनेगा इस जगह पर, देखो यहां पर एल्कीन बनेगा इधर, तो ये तो सिस ट्रांस शो करेगा। तो आपका Y जो है, Y ये सिस ट्रांस शो कर सकता है, तो लिहाजा C इज द आंसर। C बेटा आपका आंसर होगा ये वाला, ठीक है जी, ये आंसर। 34 देखिए, कंपाउंड G गिव्स अ पेल येलो प्रेसिपिटेट विद अल्कलाइन आयोडीन। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, और आयोडोफॉर्म में बेटा आपको पता है कि वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें या तो ये ग्रुप लगाओ CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, या फिर प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल ये देगा, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल में ऐसे अल्कोहल जिनके पास ये ग्रुप लगा हुआ है, ये आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो व्हाट कुड बी G? पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 3 ओल, पेंटेन 2 ओल। पेंटेन 2 ओल बेटा ये बनेगा, देखो CH3 CH OH CH2 CH2 CH3, इसमें बेटा ये ग्रुप आ रहा है ना, तो B इज द आंसर। पेंटेन 3 ओल में नहीं आएगा, 2 मिथाइल पेंटेन 2 ओल नहीं होगा, तो B इज द आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, the mechanism for the reaction between the ethanol and hydrogen cyanide start with the step shown। ठीक है जी, ये आपका पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव था, ये साइनाइड ने अटैक किया, ये ऊपर चला गया। व्हाट इज द करेक्ट इंटरमीडिएट आयन? अब देखो ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव है ये गलत हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो, ये भी गलत हो गया। ए और सी तो गलत है ना, क्योंकि देखो बेटा ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर जा रहा है तो ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव। अब बी और सी में से बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं इसने यहाँ क्या गलती की है जी, बी और इसमें जो देखने में बिल्कुल मुझे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन देख उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर। तो व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट? अच्छा देखिए यहाँ पर ये कर रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पर जा रहा है, और ये CN सर डी में ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये देखिए ये इसमें गलती की हुई है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब डी इज द आंसर, ये बिल्कुल ठीक किया हुआ बेटा उसने, कि यहाँ पर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो डी इज द आंसर बेटा। विच कंपाउंड रिएक्ट विद 2,4-D and pH? तो समझ जाए कार्बोनाइल कंपाउंड की बात हो रही है, बट नॉट विद टॉलेंस, मतलब कीटोन होना चाहिए जी। विच कंपाउंड रिएक्ट विद 2,4-D and pH? कार्बोनाइल इज प्रेजेंट, कार्बोनाइल इज प्रेजेंट, नॉट विद टॉलेंस, एल्डिहाइड इज एब्सेंट। तो बेटा फिर क्या होना चाहिए? अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है लेकिन एल्डिहाइड नहीं है तो कीटोन होगा। तो ए बी सी में देखो, ए बी सी डी में कि कीटोन कौन सा है? ए इज द कीटोन। कैसे? ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, देन C डबल बॉन्ड O OH, तो ये कीटोन है ना, कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन लगा हुआ है, तो ए इज द आंसर। देखो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल तो 2,4-D and pH से रिएक्शन नहीं देगा। कंपाउंड X has stereoisomers and form a precipitate when warmed with Fehling reagent. What could be the structure of compound X? अच्छा जी, ये आपको कंपाउंड X जो है स्टीरियो आइसोमर भी शो कर रहा है, मतलब सिस ट्रांस या ऑप्टिकल दोनों, ठीक है ना, इसमें से कोई एक हो सकता है, और फेलिंग के साथ भी रिएक्शन दे रहा है। तो पहले तो आप एल्डिहाइड वाले अलग कर लो ना, डी की तरफ जाओ और ए की तरफ जाओ। 36 के अंदर से क्यों नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता बेटा? बेटा वो कह रहा है टॉलरेंस के साथ रिएक्शन नहीं देता, टॉलरेंस के साथ रिएक्शन नहीं देता बेटा, तो एल्डिहाइड एब्सेंट हो गया ना फिर। अच्छा बेटा अब आपने देखना है कि फेलिंग के साथ रिएक्शन दे रहा है, फेलिंग के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, तो ए और डी में से होगा, क्योंकि बी भी कीटोन और सी भी कीटोन। अब देखते हैं इसमें आपका वो कौन दे रहा है जी, स्टीरियो आइसोमर। देखिए स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप्स होती है ना, इट मे बी सिस ट्रांस, इट मे बी ऑप्टिकल। तो अगर आप ए को देखेंगे तो ये सिस ट्रांस नहीं शो कर रहा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है सेम ग्रुप्स, तो ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर आप डी को देखें तो यहाँ पर बेटा दिस इज कायरल कार्बन, ये मिथाइल लगा हुआ है, ये इसका बेटा प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इसका H लगा हुआ है, ये इसका एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो डी इज द आंसर, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमर भी शो कर रहा है और इसमें एल्डिहाइड भी है जो फेलिंग रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, विच रिएक्शन विल फॉर्म प्रोपानोइक एसिड? देखें यहां पर कह रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपाइल एथेनोएट,
बेटा ये प्रोपाइल एथेनोएट ये होता है, जरा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH। अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख इसको ध्यान से सुने। जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे ना बेटा, ये कौन सा एसिड बनेगा बोलो? एथेनोइक एसिड। वो कह रहा है प्रोपानोइक एसिड होना चाहिए भाई, तो ए तो गलत हो गया। अगर आप बी को चेक करते हैं, इथाइल प्रोपानोएट, लेकिन ये भाई ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है ना। बताएं जी, बेसिक हाइड्रोलिसिस में एसिड बनता है या सॉल्ट बनता है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट बनता है, तो लिहाजा बी नहीं हो सकता। अब जरा सी पर अगर आप आए, सी पर, और सी ही आंसर है, प्रोपेन नाइट्राइल CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब होगी तो ये जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक में जाएगा, CH3 CH2C डबल OH, तो सी इज द आंसर भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। Lactide is an intermediate in the manufacture of synthetic fiber. Which compound on heating with the acid catalyst can produce lactide? अच्छा पता है क्या करो, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो। यहां से अगर आप ABCD ढूंढोगे ना काफी मुश्किल हो जाएगा। आप ये करो कि ये जो एस्टर है ना बेटा, ये एस्टर है, लेक्टाइड इज एस्टर, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो तो आप अपने रिएक्टेंट तक पहुंच जाओगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की ऐसे करो तो ये आपका जी, ये वाटर के साथ यहां से तोड़ो इसको, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी तो ऐसे ही होता है ना भाई। और इसी तरह यहां से बेटा इसको तोड़ो जरा, ये यहां से। अब जरा देखो कि आप जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे ना, ये बनेगा OH, फिर CH3, ये जरा मैं यहां लिखता हूं जी। ये एक तो बना जी OH, ये OH बना। देन क्या है जी, कार्बन है, कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। तो फिर आगे क्या है जी, C डबल बॉन्ड O OH है। और इसी तरह बेटा दूसरी साइड देखो जरा इसकी, ये C डबल बॉन्ड O OH, कार्बन मिथाइल और OH। ये देखो जी C डबल बॉन्ड O OH है, ये हो गया सारा। देन इधर आओ, CH के ऊपर CH3 है, देन आगे OH है। फिर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखो, इसको नाम ऐसे देना है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। क्या नाम है इसका? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। बट आप लोगों को याद होगा, मैं जब भी एस्टर वाला टॉपिक पढ़ाता हूं तो ये साइक्लिक एस्टर लाजमी बनवाता हूं, इससे याद होगा आप लोगों को। तो ये 2 हाइड्रोक्सी, अब जरा देखो, विच कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एन एसिड कैटलिस्ट कैन प्रोड्यूस दिस लैक्टाइड। बट असल में रिएक्शन ऐसे हुआ है कि ये जो एक 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है ना, दिस इज द आंसर। ये रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसको करने का तरीका ये है कि आपने एक मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक के सामने दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल, और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्कोहल के सामने पहले मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक, जिस तरह मैंने लिखा है ना बेटा, जो इसका ये अल्कोहलिक पार्ट है ना, ये वाला OH, इसके सामने मैं कार्बोक्सिलिक लेकर आऊंगा, देखो C डबल बॉन्ड O OH। और जो बेटा इसका कार्बोक्सिलिक पार्ट है उसके सामने अल्कोहल ले आऊंगा, ये देखो। अब अगर आप इसका रिएक्शन करते हो ना तो यही चीज बनेगी जो मैंने भी आपको बना कर दी है, जो ऊपर लेक्टाइड बना हुआ है। अब आप इसका रिएक्शन करो तो ये चीज बन जाएगी। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो और उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, तो आप फौरन अपने प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे। अच्छा, the diagram shows the relative abundance of different isotope of lead in the sample of lead ore. The abundance of 208 is half that of 206. The abundance of 208 and 209 are equal. What is the relative atomic mass? जी बेटा इसको जल्दी से कोई बच्चा कैलकुलेट कर ले, बड़ा सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है भाई आपने। ये 50 है, ठीक है। तो 206 वाला जो लेड है ना, उसकी अबंडेंस है 50, उसकी अबंडेंस है 50। 208 वाले की अबंडेंस है 25, और उसकी भी 25। मैं यहां से शुरू करता हूं। सॉरी, अब इसको सॉल्व कर लें जल्दी से। बस आपने क्या करना है भाई, इसको मल्टीप्लाई करना है। जो 206 की अबंडेंस है, ये ओ लेवल में आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हैं।
206 को उसके बढ़ने से मल्टीप्लाई करें, प्लस 208 को उसके बढ़ने से मल्टीप्लाई करें, प्लस 209 को उसके बढ़ने से मल्टीप्लाई करें, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि परसेंटेज है तो आउट ऑफ 100 कर दें। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर वी आ रहा है। बी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। कल इंशाल्लाह मैं कुछ नए क्वेश्चंस, कल में भी आपको मैं स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाले कुछ पार्ट्स करवाऊं। ठीक है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे भाई। अल्लाह